Hello, everybody. Good morning to you all. I am Dr. Annu Bhai Soni, again being connected with you. And today I am going to open the discussion over a very important topic of the Indian Evidence Act, that is confession, which is explained and defined under various sections of Indian Evidence Act, that is section 24, 25, 26, and 27. Section 164 of the CRPC Criminal Procedure Code is also very important and significant and relevant regarding this, regarding of the confession also. So we will continuously we will discuss what is the confession, how it is made, what are its evidentiary values, what type of the confession are admissible as evidence and what are not. These are all very significant matters in which we are going to open the discussion. आपको मैं ये बताते हुए कि आज से इस वीडियो के माध्यम से हम पुनः साक्ष्य अधिनियम की कुछ बहुत विशिष्ट प्रावधानों पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि साक्ष्य अधिनियम में समस्वीकृति का बड़ा ही महत्व है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और जुडिशियल प्रोसेस के दृष्टिकोण से भी, और विद्यार्थियों को, पुलिस अधिकारियों को, अधिवक्ताओं को इसकी बारीक जानकारी होती है और उस होनी आवश्यक भी है। इसलिए हमने चर्चा के लिए इस विषय को चुना है। आशा है इससे आपको लाभ होगा। चलिए शुरू करें। समस्वीकृति हिंदी शब्द है, अंग्रेजी इसका वर्जन है कन्फेशन। अंग्रेजी में कहते हैं टू कन्फेस। आप भार्गव की अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोश को खोलें तो उसमें पाएंगे व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द कन्फेशन एंड टू कन्फेस। कहा गया है गुनाह को स्वीकार करना, पाप को स्वीकार कर लेना, अपराध की स्वीकृति। लगभग यही अर्थ कन्फेशन का साक्ष्य विधि में भी है। समस्वीकृति का मूल जो रूप है वो स्वीकृति है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में उसकी परिभाषा दी गई। सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइंस नाइसली द कंसेप्ट ऑफ एडमिशन। स्वीकृति एक जाति है, एडमिशन इज ए जेनस, whereas the confession is species। स्वीकृति एक जाति है और समस्वीकृति उसकी उपजाति है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्वीकृति मूलतः एक स्वीकृति है, लेकिन कुछ विशिष्ट कारणों से उसे हम समस्वीकृति कहते हैं। पहले से ही समझे, स्वीकृति का अर्थ ही होता है स्वीकार करना। उसका ही अंग्रेजी वर्जन आप देखें तो लिखा है एडमिशन। एडमिशन जो शब्द है वो बना है टू एडमिट। उसकी यदि अपन ट्रांजिटिव वर्ब को देखें तो यू विल फाइंड दैट इट इज टू एडमिट, स्वीकार करना। आप स्कूल में भर्ती होते हैं, कॉलेज में भर्ती होते हैं, वहां पर प्रवेश के लिए शब्द इस्तेमाल होता है एडमिशन। मतलब स्कूल और कॉलेज हैज allowed you for education purpose, has admitted you for education purpose, for academic purpose। हॉस्पिटल में आप भर्ती होते हैं, अस्पताल आपको इलाज के लिए स्वीकार करता है,
स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, स्कूल और कॉलेज आपको शिक्षा देने के लिए स्वीकार करते हैं, है ना? तो एडमिशन, एडमिट करने का मतलब ही होता है स्वीकार करना। इसी टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 17 में। एडमिशन का मतलब होता है तथ्यों को स्वीकार करना। उसकी परिभाषा को आप पढ़ें तो आप पाएंगे उसमें साफ साफ लिखा है कि स्वीकृति एक मौखिक दस्तावेजी कथन है। दस्तावेज में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी शामिल है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आने के बाद दस्तावेज की जो परिभाषा है उसमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वो भी शामिल है। तो स्वीकृति ऐसा एक ऐसा मौखिक अथवा दस्तावेजी कथन है। एडमिशन इज ए ओरल और डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट जो, यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो विवादग्रस्त तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करती है, किसी धारणा के बारे में बताती है ना, किसी निष्कर्ष की ओर ले जाती है। एडमिशन इज ए oral or documentary statement which leads you which leads you which suggests you any inference as to the fact in issue or relevant fact. Admission is a oral or documentary statement which suggests inference as to fact in issue or relevant fact. स्वीकृति एक ऐसा मौखिक अथवा दस्तावेजी कथन है जो विवादग्रस्त तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान, कोई धारणा, कोई निष्कर्ष की ओर आपको ले जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आप विवादग्रस्त तथ्य के बारे में कुछ स्वीकृति देते हैं या विवादग्रस्त तथ्य से जुड़े हुए सुसंगत तथ्यों के बारे में कोई स्वीकृति देते हैं, किसी चीज को स्वीकार करते हैं। When you admit certain facts regarding the fact in issue or the relevant fact, then it is taken into account as the admission. क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को, किसी तथ्य को स्वीकार करते हैं, जब कोई ऐसा कथन करते हैं जिससे किसी विवादग्रस्त तथ्य, सुसंगत तथ्य के बारे में, उसके अस्तित्व में होने या उसके अस्तित्व में नहीं होने के बारे में कोई धारणा बनती है, कोई निष्कर्ष डेवलप होता है, तो कहते हैं कि आपने स्वीकृति की। तकनीकी रूप से ये परिभाषा है ना, तकनीकी रूप से साउंड है, इसका अर्थ यही होता है। स्टीफन की जो डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस है उसमें स्टीफन साहब ने ऐसी इसको स्वीकार किया है कि स्वीकृति जो है वो मौखिक अथवा ऐसा दस्तावेजी कथन है जो विवादग्रस्त तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर इशारा करती है। उसके इशारे का अर्थ है उसकी तरफ से कोई अनुमान इंगित करती है, किसी धारणा को पुष्ट करती है, कोई निष्कर्ष की ओर ले जाती है। ठीक है। इसी स्वीकृति से आगे हम जब बढ़ते हैं तो हम संस्वीकृति की ओर आते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा था कि स्वीकृति एक जाति है, इट इज ए जेनस, और संस्वीकृति उसकी उपजाति है, कन्फेशन इज स्पेसीज। इसका मतलब है कि संस्वीकृति तक आने के लिए हमको स्वीकृति के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, जो अपन जिस पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि स्वीकृति और संस्वीकृति में आखिर क्या फर्क है? उसका बढ़िया जवाब है एक लाइन का कि समस्त प्रकार के तथ्यों की को जब आप स्वीकार करते हैं, चाहे उस तथ्य किसी भी प्रकार के हों,
सुसंगत हो, विवादग्रस्त हो, है ना? किसी भी तथ्य को जब आप स्वीकार करते हैं किसी प्रक्रिया में, या सामान्य तौर से, साधारण तौर से भी आप उसको स्वीकार करते हैं, तो स्वीकृति के अर्थ में आता है। लिख के स्वीकार करें, बोल के स्वीकार करें, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के माध्यम से या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर रिकॉर्ड करके स्वीकार करें, लेखबद्ध करें, सब स्वीकृति की परिभाषा में आती है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि समस्वीकृति क्या है, क्यों ये स्वीकृति से थोड़ा अलग है? उसका सीधा जवाब है कि जब आप किसी अपराध का किया जाना स्वीकार करते हैं, जब आप किसी गुनाह को कबूल करते हैं, जब आप इकबाले जुर्म करते हैं, तब वो सिर्फ स्वीकृति नहीं होती, फिर वो समस्वीकृति होती है। Then admission turns into confession. When you admit, when you accept the commission of the crime, when you accept that I have committed such crime, I have committed any offense, then it is a admission, then it is a confession. So, however, it is the admission of a fact, but fact is not ordinary. It is a specific fact. आपने एक महत्वपूर्ण तथ्य को स्वीकार किया, एक विशिष्ट तथ्य को स्वीकार किया। आपने किसी ऐसे साधारण तथ्य को स्वीकार नहीं किया, आपने एक विशिष्ट तथ्य को स्वीकार किया कि हाँ, मैंने अपराध किया है, मैंने अपराध किया है। जब आप इस तरह से कोई स्वीकृति देते हैं, जब आप गुनाह को कबूल करते हैं, जब आप इकबाले जुर्म करते हैं, जब आप किसी अपराध को किए जाने की स्वीकृति देते हैं, स्वीकार करते हैं, तो फिर ये माना जाता है कि आपने एक विशिष्ट तथ्य को स्वीकार किया है, क्योंकि वो आपके हितों के प्रतिकूल है। सामान्य परिस्थितियों में कोई व्यक्ति अपने द्वारा गुनाह किए जाने की, अपराध किए जाने की स्वीकृति नहीं देता, इसलिए एक विशिष्ट तथ्य है जिसको आपने स्वीकार किया। जब आप इस प्रकार से किसी विशिष्ट तथ्य को स्वीकार करते हैं, गुनाह किए जाने की स्वीकृति देते हैं, तो फिर यह स्वीकृति नहीं होती, स्वीकृति होने के साथ साथ ये समस्वीकृति होती है। इट इज ए कन्फेशन, इट इज ए कन्फेशन। तो ये समस्वीकृति की एक उपजाति है, उसका एक एडवांस फॉर्म है, कहिए आप। अब उसको एक उदाहरण से समझे। एक व्यक्ति ने यह स्वीकार किया कि वो मृतक के साथ पिछली रात तक था। पिछली रात दोनों एक ढाबा में खाना खाने गए थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि खाना खाने के दौरान किसी पुरानी बात को लेकर दोनों में विवाद भी हुआ था। ठीक, फिर दोनों दोनों वापस आए, उसका जो बताना था, और वापस आने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। ठीक, अगले दिन एक व्यक्ति की लाश मिली, मृत अवस्था में पाया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक जो उसका साथी था उसने स्वीकार किया कि पिछली रात वो मेरे साथ खाना खाने गया था, हम दोनों के बीच में वहां ढाबे में खाना खाते समय कुछ विवाद भी हुआ था। फिर दोनों हम लोग साथ साथ लौटे भी थे, और मैंने उससे आखिरी बार मैंने उसको देखा था, मेरे साथ था। इन तथ्यों को स्वीकार करना स्वीकृति है, इन तथ्यों को स्वीकार करना स्वीकृति है। लेकिन वो कहां पे ये कह रहा है कि मैंने ही उसकी हत्या की है, मैंने ही उसको मारा है, ये नहीं कह रहा है वो। तो ये समस्वीकृति नहीं है, ये समस्वीकृति नहीं है, ये सिर्फ स्वीकृति है, क्योंकि वो विवादग्रस्त तथ्य या सुसंगत तथ्य जो भी है, वो भाई एक व्यक्ति को की हत्या हुई है, उसको किसने मारा है, ये विवादग्रस्त तथ्य है। अभियुक्त ने उसकी हत्या की है कि नहीं, कि विवादग्रस्त तथ्य है। और उससे जुड़े हुए तथ्य हैं कि ये व्यक्ति पिछले शाम को, पिछले रात को मृतक के साथ में
देखा गया था ढाबा में, उसके साथ उसका विवाद भी हुआ था, दोनों वापस भी आए थे। ये सारी बातें जो है सुसंगत तथ्य, इन सुसंगत तथ्यों को वो स्वीकार कर रहा है, विवादग्रस्त तथ्यों को विवादग्रस्त तथ्य जुड़े सुसंगत तथ्यों को स्वीकार कर रहा है। इसलिए स्वीकृति है, क्योंकि स्वीकृति की परिभाषा ही नहीं है कि विवादग्रस्त तथ्य सुसंगत तथ्य की ओर की तरफ ले जाने वाला कोई धारणा या कोई निष्कर्ष स्पष्ट करने वाला, डेवलप करने वाला हर कथन स्वीकृति की कोटि में आता है। स्वीकृति है, नो डाउट, बट इट इज नॉट कन्फेशन, बिकॉज you are not admitting that you have committed the murder, you have committed any offense. No, ये आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब आप ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जो कुछ भी आपका कथन है वो स्वीकृति की श्रेणी में आता है, सम स्वीकृति की श्रेणी में नहीं आता है ना। तो इसका अर्थ ही है कि जब कोई स्वीकृति सम स्वीकृति कब होगी, जब सम स्वीकृति करने वाला या स्वीकृति करने वाला अपने उस स्वीकृति के माध्यम से इकबाले जुर्म करे, किसी गुनाह को, किसी अपराध को किया जाना स्वीकार करे। वो अपराध गंभीर किस्म का है या हल्के किस्म का है, डजंट मैटर, उसे अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, है ना, उसे अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, है ना? तब जाकर के ये माना जाएगा कि उसने अपराध किए जाने की स्वीकृति दी है। और जब कोई व्यक्ति अपराध किए जाने की स्वीकृति देता है तो फिर वो सिर्फ स्वीकृति नहीं रह जाती, बल्कि वो सम स्वीकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? वो सम स्वीकृति कहलाती है। इसी सम स्वीकृति पे हम लगातार चर्चा करेंगे। अभी इसके कुछ मूलभूत बातों पे चर्चा करें। धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 ये सम स्वीकृति के संबंध में बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान करती है। इसको जानना बड़ा जरूरी है। पहले हम सम स्वीकृति के इसीलिए कंसेप्ट को पहले देख रहे हैं। हमने स्वीकृति पर इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं की क्योंकि स्वीकृति धारा 17 से लेकर के धारा 20 तक में है, 21-22 में भी उसके बारे में चर्चा है ना, 23 तक है। हम सम स्वीकृति पे फोकस कर रहे हैं। तो सम स्वीकृति चूंकि स्वीकृति का ही एक एडवांस फॉर्म है, उसी की उपजाति, इसलिए हम थोड़ा स्वीकृति के बारे में थोड़ा सा बताया आपको कि स्वीकृति और सम स्वीकृति के बीच में आप अंतर को समझें। तो ये तो स्पष्ट हुआ कि अन्य किसी प्रकार के तथ्यों को जब आप स्वीकार करते हैं, चाहे वो न्यायिक स्वीकृति हो, चाहे न्यायिक एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन हो, जो भी हो, उस पर अपन आगे चर्चा करेंगे, तो वो स्वीकृति की श्रेणी में आती है। लेकिन जब आप ऐसे तथ्य को स्वीकार करते हैं जिससे ये निष्कर्ष निकलता हो, जिसका ये अर्थ निकलता हो कि आपने किसी अपराध कार्य को कारित किया है, तो फिर यह सामान्य रूप से स्वीकृति नहीं है, यह सम स्वीकृति की कोटि में आती है। ठीक, इसी सम स्वीकृति पर जो है चर्चा करते हुए स्टीफन साहब ने कहा था कि सम स्वीकृति का दो स्वरूप दिखता है सामान्य तौर से। नंबर 1 कि या तो अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा, अभियुक्त कहने का मतलब है इसमें संदिग्ध व्यक्ति भी शामिल है, कोई इन्वेस्टिगेशन में जिससे पूछताछ हो रही है या जो बाद में अभियुक्त बन गए हैं, तो अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा या आरोपी के द्वारा या तो सीधे सीधे अपराध का किया जाना स्वीकार कर लिया जाता है। हाँ साहब, मेरे से ये अपराध हो गया है, ये सम स्वीकृति है। सम स्वीकृति का ये सबसे स्पष्ट स्वरूप है। पूछा गया, भाई ये अपराध तुमने किया है? हाँ साहब, मैंने अपराध किया है। ये जब उसने स्पष्ट रूप से अपराध का किया जाना स्वीकार कर लिया है, नहीं, he has admitted straightforward, clearly that I have committed the offense. It's no doubt, it's confession. इसका एक स्वरूप ये होता है। दूसरा स्वरूप भी स्टीफन साहब ने बताया है कि या तो स्पष्ट रूप से उसको स्वीकार कर ले अपराध का किया जाना, या
कम से कम ऐसे तथ्यों को स्वीकार करे जिससे ये अनुमान हो, जिससे ये निष्कर्ष निकले कि उसने ही अपराध किया है ना? या तो स्पष्ट रूप से अपराध का किया जाना स्वीकार कर ले, है ना, या ऐसे तथ्यों को स्वीकार करे जिससे ये अनुमान निकलता हो, जिससे ये निष्कर्ष निकलता हो कि हाँ, इसने ही अपराध किया है। ये दो फॉर्म कन्फेशन के स्टीफन साहब के मतानुसार है। ठीक। पकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर का एक पुराना मामला है, बहुत प्रसिद्ध मामला है। इस मामले में जस्टिस एटकिन जो हुए थे, लॉर्ड एटकिन, उन्होंने इस संबंध में चर्चा की थी, वो आपके जानने लायक है। उन्होंने कहा कि एक अभियुक्त सीधे सीधे अपराध का किया जाना स्वीकार करता है। संस्कृति ये सबसे बढ़िया और सबसे स्पष्ट स्वरूप है। और दूसरा क्या है, तो दूसरा ऐसे स्टीफन साहब ने कहा है कि या तो फिर वो उन तथ्यों को स्वीकार कर ले जिससे ये निष्कर्ष निकल जाए या इससे धारणा हो जाए, स्टेब्लिश हो जाए कि इसने ही अपराध किया है। उसके बारे में उन्होंने कहा कि इसको इस तरह से लेना चाहिए कि या तो वो अपराध का किया जाना स्पष्ट रूप से स्वीकार करे या सारतः उन तथ्यों को स्वीकार कर ले, किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में सारतः उन तथ्यों को स्वीकार कर ले, एट एनी रेट सब्सटेंशियली एडमिट्स द फैक्ट्स, उन तथ्यों को सारतः स्वीकार कर ले जो अपराध किए जाना गठित करते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट द कमीशन ऑफ क्राइम। देखिए क्या कहा गया पकला नारायण स्वामी के केस में कि या तो लॉर्ड एटकिन ने जो कन्फेशन है उसके प्रारूप पर, उसके फॉर्म पर चर्चा करते हुए कहा कि या तो अभियुक्त अपराध का किया जाना स्पष्ट रूप से स्वीकार कर ले या सारतः उन तथ्यों को स्वीकार करे, सारतः सब्सटेंशियली admit substantially the facts, all facts which constitutes the commission of offense। सारतः उन तथ्यों को स्वीकार कर ले जो अपराध का किया जाना गठित करते हैं। जब सारतः आपने उन सारे तथ्यों को स्वीकार कर लिया जो अपराध का गठन करते हैं, तो मान लिया जाएगा कि आपने एडमिट कर लिया उसको, है ना, ठीक। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसमें पूर्वानुमान, सजेस्टिंग इन्फेरेंस जैसी चीज संस्कृति में नहीं होनी चाहिए। अनुमान की इसमें कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जैसे स्वीकृति में कहा गया कि ये अनुमान या धारणा की ओर ले जाता है, उन्होंने कहा संस्वीकृति में ये बात नहीं है। संस्वीकृति में या तो स्पष्ट रूप से अपराध किया जाना स्वीकार किया जाए या सारतः उन सारे तथ्यों को स्वीकार कर लिया जाए जो अपराध का गठन करते हैं। वो किसी हालत में संस्वीकृति नहीं है जो आपको अनुमान की ओर ले जाए। इसमें अनुमान की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। जैसे पकला नारायण स्वामी के केस में अभियुक्त ने कहा था कि मृतक उसके घर में एक दिन पहले आया, रात को रुका था और सुबह गाड़ी पकड़ के चला गया। उसकी अगली सुबह मैं भी चला गया ट्रेन पकड़ के दूसरी तरफ। इसको किसी भी हालत में संस्वीकृति नहीं माना जा सकता। ये तथ्य हो सकता है एक अनुमान की एक आपको एक अनुमान की ओर, एक धारणा की ओर ले जाएं कि जरूर अभियुक्त ने इसके साथ कुछ गड़बड़ किया था, लेकिन ये संस्वीकृति की कोटि में नहीं आता। ये रिलेवेंट हो सकता है लेकिन इट इज नॉट ए कन्फेशन, ऐसा कहा गया। पकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर के केस में मृतक की जो लाश थी वो एक ट्रंक में टुकड़ों टुकड़ों में कटी हुई भर दी गई थी और वो ट्रंक जो था वो एक पैसेंजर ट्रेन के कंपार्टमेंट में रखा था। उस समय ट्रेन जगन्नाथपुरी के स्टेशन पर खड़ी थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तो उसने यही बयान दिया था
कि मृतक उसके यहाँ आया था, उसके घर में रात को रुका था, सुबह वो चला गया दूसरी ओर ट्रेन पकड़ के, उसके बाद मैं भी चला गया दूसरी। तो इसको कैसे कन्फेशन माना जाए? ये कन्फेशन नहीं है। ठीक है, ये किसी धारणा की ओर आपको ले जाता है, लेकिन धारणा का जो कंसेप्ट है, अनुमान का जो कंसेप्ट है, इन्फेरेंस का जो कंसेप्ट है, ये संस्कृति में लागू नहीं होता। इसमें सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए, तब वो संस्कृति है। या तो कहे हाँ साहब मैंने मारा है, या वो सारे तथ्यों को स्वीकार कर ले, हाँ ये छुरा भी मेरा है, मैं वहां घटना स्थल पर था भी, मेरे साथ उसकी दुश्मनी भी थी, और ये मैं फरार भी हो गया था। ये जब इतनी सारी बातों को आपने स्वीकार कर लिया, फिर क्या बच गया उसमें? जब ये सारे महत्वपूर्ण सारभूत जो सब्सटेंशियल फैक्ट्स हैं उसको आपने स्वीकार कर लिया, है ना, तो यहां कोई धारणा नहीं, यहां कोई धारणा का प्रश्न ही नहीं है ना। तो ये दो प्रकार के जो फॉर्म है, यही कन्फेशन के फॉर्म है ना। इसमें कहा गया नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर के मामले में इस बात को स्पष्ट किया गया है ना। तो इससे अपने को क्या पता लगता है? अपने को ये पता लगता है कि कन्फेशन जो है वो संस्कृति जो है वो निश्चित रूप से अपराध को किए जाने की स्वीकृति है, तभी वो संस्कृति की श्रेणी में आती है, और वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे होनी चाहिए, या इस रूप में होनी चाहिए कि आपने सारभूत उन सारे तथ्यों को स्वीकार कर लिया जो अपराध का गठन करते हैं। अब आपके कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, ठीक है। तो ये संस्कृति की धारणा है, उसकी परिभाषा है। बाकी जितनी भी चीजों को आप स्वीकार करते हैं, यदि वो किसी जुर्म को कबूल करने की स्वीकृति नहीं है, तो वो संस्कृति की कोटि में नहीं आती। वो स्वीकृति है, नो डाउट, इट्स एडमिशन, बट इट्स नॉट ए कन्फेशन। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द कन्फेशन एंड एडमिशन। तो एक इसमें एक और भी अंतर दिखता है कि स्वीकृति सभी प्रकार के तथ्यों पे, चाहे वो सिविल केस से, सिविल मैटर का हो, चाहे क्रिमिनल, चाहे वो रेवेन्यू मैटर का हो, चाहे और किसी मैटर का, सब स्वीकृति की श्रेणी में आती है ना? लेकिन संस्वीकृति का संबंध सीधे सीधे अपराध किए जाने से, इसलिए आपराधिक मामले पर लागू होती है। और अपराध किए जाने के तथ्य को जब आप स्वीकार करते हैं, तब जाके वो संस्वीकृति कहलाती है, तब जाके वो संस्वीकृति कहलाती है। किसी दूसरे ने अपराध किया है, इसकी जानकारी आपको है, उसको आप स्वीकार करते हैं, ये भी संस्वीकृति नहीं है। ये भी संस्वीकृति नहीं है कि आप ये स्वीकार करते हैं कि आपके मित्र ने, आपके किसी रिश्तेदार ने इस प्रकार का कोई अपराध किया है, तो वो आप एक साक्षी हैं, है? आपका परीक्षण होगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैंने ये अपराध किया है, मेरे द्वारा ऐसा अपराध किया गया है, तब जाके वो संस्वीकृति की कोटि में आता है, ठीक। अब यदि अपन इसको समझ गए, इस पर यदि हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो अपन एक महत्वपूर्ण बिंदु पे और चर्चा करें कि क्या संस्वीकृति किसी को संबोधित करके की जानी चाहिए? Whether confession must be addressed to someone? It's a very important matter, significant matter to discuss. कि क्या किसी को संबोधित करके ही संस्वीकृति की जानी चाहिए, किसी के सामने की जानी चाहिए, किसी को संबोधित करके लिख के की जानी चाहिए? एक प्रश्न आया था। भाई आप मान के चलें कि अधिकांश मामले में यदि संस्वीकृति होती है तो किसी न किसी को संबोधित करके ही होती है। या तो आप न्यायालय के सामने संस्वीकृति करते हैं, या किसी बाहरी व्यक्ति के सामने संस्वीकृति करते हैं, है ना, किसी के भी सामने संस्वीकृति करते हैं, किसी को संबोधित करके करते हैं कि भाई मैं जो बोल रहा हूं उसको सामने वाला सुन रहा है, यही सोच के तो करते हैं ना। यदि कोई बड़बड़ा रहा है अकेले में, बिना किसी को संबोधित करते हुए कुछ भी बक रहा है, तो क्या वो उस संस्कृति के दर्जे में आएगी? अधिकांश मामलों में कहा गया नहीं नहीं, ये तो संस्कृति नहीं है, क्योंकि किसी को संबोधित किए बिना की जा रही है, इसलिए संस्कृति कैसे होगी। कुछ मामलों में ये कहा गया।
लेकिन एक मामला था साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, इसमें कहा गया कि नहीं, यदि वो संस्कृति के फॉर्म में है, यदि उसके बड़बड़ाने का बिना किसी को संबोधित किए बोलने का भी यदि कोई अर्थ है और उस अर्थ में से ये ध्वनि निकलती, उसका अर्थ ये निकलता है कि उसने कोई अपराध कारित किया है, तो निश्चित रूप से संस्कृति श्रेणी में आएगा। जो अभियुक्त था वो बड़बड़ाते हुए जा रहा था कि आज उसने हमेशा का झंझट खत्म कर दिया उसको मार करके, आज मैंने अमुक को मार डाला और हमेशा के लिए सारे झंझट को खत्म कर दिया। प्रश्न था कि क्या यह संस्कृति की श्रेणी में आएगा? क्यों? क्योंकि वो स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति, मृतक की हत्या करने के अपराध को स्वीकार कर रहा है। हाँ, मैंने मारा है, मैंने रोज रोज के झगड़े को खत्म कर दिया, आज मैंने फैसला कर दिया, आज मैंने उसको मार करके हमेशा के लिए सारे झगड़े को खत्म कर दिया। ही वॉज मर्मरिंग लाउडली, बड़बड़ा रहा था वो। लेकिन उसके बड़बड़ाने में एक पूरा अर्थ निकल रहा था कि उसने अमुक व्यक्ति को हमेशा के झगड़े को खत्म करने के लिए मार डाला है, हमेशा के लिए विवाद को समाप्त कर दिया है। उसका कोई अर्थ है? हाँ, है उसका अर्थ। जब वो अर्थ है तो किस रूप में है? वो तो संस्कृति के रूप में है। बस उसमें एक ही फाल्ट, एक ही लैकुना आपको दिख रहा है, वो किसी को संबोधित करके नहीं बोल रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो उसको सुन रहा है। नहीं भी सुन रहा है तो भी संस्कृति का निर्माण तो हो रहा है, वो संस्कृति कर रहा है। अदालत ने कहा नहीं, ये संस्कृति की कोटि में आएगा, ये संस्कृति की कोटि में आएगा, भले ही वो किसी को संबोधित करके न किया जा रहा। ठीक, एक तो महत्वपूर्ण बिंदु ये हुई। दूसरा जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जो संस्कृति होती है उसका स्टेटमेंट मिक्स होता है। मिक्स कैसे होता है? आप जो बयान देते हैं उस बयान में कुछ तथ्य जो होते हैं, कुछ उसका जो हिस्सा होता है उसको आपको फंसाने वाला होता है, इनकल्पेटरी बोलते हैं उसको। कुछ हिस्सा उसको फंसाने वाला होता है और कुछ हिस्सा आपको बचाने वाला होता है, एक्सकल्पेटरी। इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी, जिससे मिक्स्ड कन्फेशन, मिक्स्ड स्टेटमेंट। अब प्रश्न उठता है कि ऐसी संस्कृति में कितना हिस्सा स्वीकार्य है और कितना हिस्सा स्वीकार करने लायक नहीं है। उस संस्कृति को, उस बयान को आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि यहां पर तो हाँ वो स्वीकार कर रहा है कि उससे अपराध हुआ है, लेकिन उसके और बाकी हिस्से को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो उसको निर्दोष साबित कर रहा है, उसको बचाने वाला है। फिर किस किस हिस्से को माना जाए? किस हिस्से को माना जाए भाई? संस्कृति के मान लो दो हिस्से बन रहे हैं, पूरी की पूरी संस्कृति मिक्स्ड स्टेटमेंट के तौर पे है, जिसमें एक हिस्से में जो उसका एक हिस्सा है वो अभियुक्त को फंसाने वाला है। यदि उस हिस्से को माना जाए तो अभियुक्त जो है वो दोषी है, अपराधी है। लेकिन उसके दूसरे हिस्से को अपन ध्यान दें तो वो हिस्सा उसको बचाने वाला है ना। यदि उस हिस्से को अपन ले लें, कंसिडर कर लें, तो फिर वो हिस्सा उसको लाभ दे देगा, उसको बचा देगा, दोष मुक्त हो सकता है, दोष मुक्त कर दे। तो इस संबंध में अपने पास दो कंसेप्ट हैं। एक थोड़ा सा पुराना कंसेप्ट है और एक अभी जो अदालतों का जो नया ट्रेंड आया है वो है। जो पुराना कंसेप्ट था उसमें कहा गया कि द कन्फेशन जो स्टेटमेंट के तौर पे होता है, the statement, a confession must be taken into account as a whole. The whole statement in the form of the confession made by the accused must be taken into account, must be taken into consideration. पूरे के पूरे कन्फेशन को हमको विचार में लेना चाहिए।
हम ऐसा नहीं कर सकते कि फांसने वाले हिस्से को स्वीकार कर लें और उसके बचाने वाले हिस्से को छोड़ दें. नो, वी कैन नॉट डू दिस, डू इन दिस वे. इनकल्पेटरी जो मैटर है उसको एक्सेप्ट कर ले, एक्सकल्पेटरी मैटर को छोड़ दें. ऐसा नहीं हो सकता. हमको कन्फेशन को या तो पूर्ण रूप से स्वीकार करना पड़ेगा एज ए होल, या उसको पूर्ण रूप से छोड़ना पड़ेगा. हम फंसाने वाले हिस्से को स्वीकार करके अभियुक्त को दंडित नहीं कर सकते कि ये छोड़ने वाला हिस्सा, जो बाकी हिस्सा है, वो किसी काम का नहीं है. हमको कन्फेशन के लिए तो सिर्फ एक ही हिस्सा चाहिए जिसमें वो कन्फेस कर रहा है कि उसने अपराध किया है. आप ऐसा नहीं कर सकते. यदि आप वो कन्फेशन के पूरे हिस्से को पढ़ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं. एक हिस्सा निश्चित रूप से उसको फंसाने वाला है तो दूसरा हिस्सा उसके फेवर में है ना. तो आप अनफेवरेबल हिस्से को एक्सेप्ट करके फेवरेबल हिस्से को रिफ्यूज नहीं कर सकते. आपको उसको पूरी तरह से विचार में लेना पड़ेगा, समग्र तौर पर. ये इसका कंसेप्ट है. वही पगला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर के मामले में भी ये बात आई थी. ठीक है. इसी बात को पलविंदर कौर और स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में भी आपको देखने को मिलेगा. पलविंदर कौर के ऊपर अपने पति की हत्या का आरोप था. उसके प्रेमी के साथ उसने मिलकर अपने पति की हत्या की थी, जहर देकर के आरोप था. पलविंदर कौर ने अपने बयान में क्या कहा कि उसका पति फोटोग्राफी का काम करता था और वो फोटोग्राफी में जो निगेटिव को डेवलप करने के लिए जो लोशन इस्तेमाल करते हैं वो लोशन बहुत जहरीला होता है. वो लोशन वो ला के रखा था. उसकी तबीयत खराब हुई तो वहीं पे वो शीशी दवाई की भी रखी थी. दवाई के धोखे में लोशन को पी गया, उसकी मौत हो गई. उसके मरने के बाद बहुत डर गई और उसने उसको उसकी डेड बॉडी को संदूक में बंद करके और डिस्पोज ऑफ कर दिया. तो उसका जो बयान, उसके पूरे केस के पूरे बयान को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उस बयान में एक हिस्सा जहां उसको फंसाने वाला है वहीं दूसरा उसको बचाने वाला है. अदालत ने उसके फंसाने वाले हिस्से को स्वीकार किया, बचाने वाले हिस्से को इग्नोर कर दिया. तो कोर्ट ने कहा नहीं, या तो आप पूरे कन्फेशन को स्वीकार करें, आप उसके इस तरह से उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. बाल मुकुंद वर्सेस एम्परर वर्सेस बाल मुकुंद का भी मामला इसी प्रकार का था. इंग्लैंड में लेकिन थोड़ी सी स्थिति अलग है. उसी को अब हम लोग भी स्वीकार कर रहे हैं. वहां कहा गया कि भाई कन्फेशन का कितना हिस्सा काम के लायक है, या कितना हिस्सा इनकल्पेटरी है, कितना एक्सकल्पेटरी है, कितना उसमें से स्वीकार किया जा सकता है, कितने को छोड़ा जा सकता है, ये तय करने का काम जूरी पे छोड़ देना चाहिए. वो देख ले कि एक कन्फेशन में कितना जो है स्वीकार करने लायक है, कितना स्वीकार करने लायक नहीं है. यदि उसमें से फंसाने वाले तथ्य को बड़ी बुद्धिमता से अलग किया जा सकता है तो ठीक है, फिर आप अलग कर लीजिए और बचाने वाले हिस्से को आप इग्नोर कर दीजिए. नो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन उसमें जब वो इस प्रकार से आपस में मिक्स है कि उसको अलग करना मुश्किल है, तो फिर आपको सब पूरे कन्फेशन को विचार में लेना पड़ेगा. तो इंग्लिश जो ट्रेंड है उसको अब हमारे यहाँ भी स्वीकार किया गया. निशिकांत झा और स्टेट ऑफ बिहार के मामले में, जिसमें अदालत ने बहुत सावधानी से, बहुत बुद्धिमता से फंसाने वाले भाग को बचाने वाले भाग से अलग किया और दंडित किया, है ना. केशव वर्सेस स्टेट का भी मामला इसी प्रकार का है. तो अब ये स्थिति ये है कि यदि कन्फेशन इस प्रकार का है, मिक्स्ड कन्फेशन है, जिसमें कुछ हिस्सा इनकल्पेटरी है, कुछ एक्सकल्पेटरी है, तो ये अदालतों के ऊपर के विवेक पर इसे छोड़ा गया है कि उसमें से कितना हिस्सा सावधानी पूर्वक अलग किया जा सकता है. यदि फंसाने वाले हिस्से को अलग करके उसके आधार पर दंडादेश दिया जा सकता है तो उसमें कोई कानूनी दिक्कत नहीं है. तो ये कन्फेशन का एक टेक्निकल जो पॉइंट है उस पर हमने आज चर्चा की. अब हमारी जो चर्चा है उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे. तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि ऐसी संस्कृति कितने प्रकार की होती है.
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कन्फेशन। ये अक्सर परीक्षाओं में तो आता ही है, इंटरव्यू के दौरान भी पूछा जाता है और हमको जानकारी भी होनी चाहिए। तो हमारे पास दो ही प्रकार की संस्कृति है, एक जुडिशियल कन्फेशन, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक को कहा गया है न्यायिक संस्कृति और दूसरे को कहा गया है न्यायिकेतर संस्कृति, यह न्यायालय के बाहर की गई संस्कृति। एक तो न्यायिक संस्कृति और दूसरा न्यायालय के बाहर की गई संस्कृति। दोनों ही संस्कृतियों का बड़ा ही महत्व है। न्यायिक संस्कृति का इसलिए महत्व है कि उसे फिर से साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, वो एक ठोस साक्ष्य होती है। यदि अभियुक्त ने न्यायिक संस्कृति की है तो ऐसी संस्कृति एक सारवान साक्ष्य होती है और उस संस्कृति को अलग से साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी होती है न्यायिकेतर संस्कृति। ये संस्कृति न्यायालय के बाहर की जाती है। इसी संस्कृति के तहत पुलिस के समक्ष की गई संस्कृति, पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्कृति, ये सब इसी में आती है ना, जिसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना गया है। न्यायालय के बाहर यदि कोई संस्कृति है, यदि वो स्वेच्छा से की गई है, बिना किसी धमकी, बिना किसी दबाव, बिना किसी इंड्यूसमेंट, बिना किसी उत्प्रेरणा, बहलाने फुसलाने के, बिना किसी धमकी के, बिना किसी प्रलोभन के, स्वेच्छा से की गई है, तो ऐसी संस्कृति साक्ष्य में ग्राह्य है, उसे साबित की जा सकती है। और न्यायिक संस्कृति तो न्यायालय के लगभग समक्ष होती है ना। उस संस्कृति का तो एक अलग ही महत्व है, लेकिन जो न्यायिकेतर संस्कृति है, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, उसके साथ ये बातें जुड़ी है कि उसको किसी भी धमकी, चमकी, उत्प्रेरणा, प्रलोभन से दूर होनी चाहिए। उसे पुलिस के समक्ष की गई संस्कृति नहीं होनी चाहिए, उसे पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्कृति नहीं होनी चाहिए, उसे पूरी तरह से स्वच्छ और स्वेच्छा से की गई संस्कृति होनी चाहिए। इसे कहा गया एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो संस्कृति के इन दोनों प्रकारों पर एक विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है कि व्हाट इज द जुडिशियल कन्फेशन, हाउ इट इज मेड, एंड व्हाट इज द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, what is the confession made before the police officer by the accused, whether it is admissible or not. What is the confession made by the accused when he is under the custody of the police, to the third person, to any other person, whether such type of the confession is admissible or not, right? 25 और 26 है ना, सेक्शन 25 26, व्हाट इज द सेक्शन 27। ये सारे महत्वपूर्ण जो चर्चाएं हैं हम लगातार करते रहेंगे। आज यहीं पर इस बात को समाप्त करते हैं। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। अगले मुलाकात में चर्चा शुरू करेंगे जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। थैंक यू सो मच।